आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको तीन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओम के नियम को लिखें आप सूक्ष्म रूप में, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम को सदिश रूप में लिखो, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि धारा घनत्व, चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है, उस संबंध को आप स्थापित करके दिखाएं। तो तीनों ही सवालों का जवाब एक ही है, और वो जवाब क्या है, चलिए ये जानने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक बात तो देखी होगी कि अगर हमारे पास L लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक तार है और अब हमसे कहा जाए उसका वैद्युत प्रतिरोध नापकर बताओ आप, तो हमने क्या करा था, उसके सिरों पर एक विभवांतर लगाया था और साथ में हमने उसके सीरीज में या कहीं श्रेणी क्रम में क्या लगा रखा था, एक अमीटर। तो हमने विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने पर जो विद्युत धारा इस तार में प्रवाहित हो रही है वो इस अमीटर की सहायता से नाप ली, और फिर वैद्युत प्रतिरोध का मान कैसे निकाल दिया था, V/I से। और ये बात आपको पता होगी कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो V/I का प्रयोग करके सबसे पहले किसने निकाल कर दिखाया था, जॉर्ज साइमन ओम ने। तो इस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V किसके बराबर होता है, I/R के। लेकिन सवाल स्टूडेंट्स ये उठता है कि मान लीजिए अगर हमें ओम का नियम पूरे तार पर ना लगा करके कुछ अणुओं के समूह पर लगाना है, या मान लीजिए एक अणु पर ही लगाना है, तो क्या वहां ओम का नियम लग सकता है? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो उसके लिए एक तो आपको ये पता है कि V/I/R के बराबर होता है, और साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि ρL/A जो होता है वो भी हमारा वैद्युत प्रतिरोध के ही बराबर होता है। कि अगर आपको तार की लंबाई पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है और साथ ही प्रतिरोधकता पता है, तो प्रतिरोध निकालना मुश्किल नहीं है। अब आपको यहां पर स्टूडेंट्स दो परिवर्तन करने होंगे। पहली बात तो ये कि ये जो वैद्युत विभवांतर है, अगर वो किसी चालक तार के सिरों पर लगाया जाए तो उस चालक तार के अंदर वो क्या उत्पन्न कर देता है, एक वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकलता है कि जो भी विभवांतर आपने लगाया है उसको अगर आप उस चालक तार की लंबाई से कर दो विभाजित, तो आपको मिलेगा उन दोनों बिंदुओं के बीच में, जिन दोनों बिंदुओं के बीच में आपने विभवांतर लगा रखा है, उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसकी दिशा हमेशा ध्यान रखना कि वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है, तो वो चली गई इस तरफ। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो I/A है इसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। अब ये जो मेरे पास पहला समीकरण है उसमें L को तो ले जाता हूं मैं बाईं तरफ और I को ले जाता हूं दाईं तरफ, तो आप क्या देखोगे कि V/L जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ρI/A के बराबर। तो आप देख सकते हो I/A क्या है, धारा घनत्व J, और इनटू में कितना रो, और ये V/L किसके इक्वल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो तीनों चीजें मैंने लिख रखी हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रतिरोधकता और धारा घनत्व, ये पूरे के पूरे तार के लिए भी परिभाषित की जा सकती है और छोटे से छोटे अणुओं के समूह या एक अणु के लिए भी परिभाषित की जा सकती हैं। अब यहां से आप क्या देखते हो कि ये जो हमारा ओम का नियम था वो था V/IR। V यहां पर क्या था, विभवांतर। तो जब आप सूक्ष्म रूप में जाते हो तो V की जगह क्या आता है, E। I जो है, जो हमारी वैद्युत धारा है, अगर आप सूक्ष्म रूप में चले जाओ तो उसकी जगह आता है धारा घनत्व, और जो R है, R की जगह आता है प्रतिरोधकता ρ। इसको आप क्या कह सकते हो, ओम का नियम सूक्ष्म रूप में। और ये बात मैं आपको ओम के नियम में पहले ही बता चुका हूं कि जब ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया था और देखा था कि विद्युत धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती आ रही है, तो उन्होंने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा करके जो नियतांक डाला था वो R नहीं था, वो था G या फिर C। उसे हम कहते हैं चालकत्व। अब ये चालकत्व होता है 1/, प्रतिरोध। वहां से डालने के बाद फिर आपने क्या देखा था कि V किसके बराबर आ रहा था, I/R के। तो अगर आप ओम के नियम को वास्तविक रूप में लिखना चाहते हो तो आपको I की जगह जो फैक्टर है वो तो लिखना पड़ेगा बाईं तरफ, वो क्या है, J। और आपको ये देखना पड़ेगा कि चालकत्व का जो यहां पर अब नया रूपांतरण है वो क्या है, तो चालकत्व का जो सूक्ष्म रूप होता है उसे हम कहते हैं चालकता, क्योंकि चालकता को भी आप कुछ अणुओं के समूह या एक अणु के लिए परिभाषित कर सकते हो। और इनटू में क्या आ गया, E। इसको आप कहोगे वास्तविक रूप ओम के नियम का। और अगर आपको पूरे तार के लिए ओम का नियम लगाना है तो उसका वास्तविक रूप क्या है, I = G × V।
अब यहां से आपको पता क्या लग रहा है कि अगर आप अणु या अणुओं का समूह लेते हो तो धारा घनत्व जो होता है अणु या अणुओं के समूह के लिए वो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप क्या देखते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, तो धारा घनत्व की दिशा भी होगी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। लेकिन धारा घनत्व का जो मान है वो चालकता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणा करने के बाद मिलता है। और स्टूडेंट्स, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप आपसे न पूछ करके कहीं कहीं ये भी पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि किसी भी चालक तार के लिए धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालकता, इन तीनों में क्या संबंध होता है, और संबंधित सूत्र का आप निगमन कीजिए। तो आपको उसको इसी तरह से करना है कि पहले ओम के नियम के दोनों प्रारूपों को आपको लिख लेना है, और फिर आपको पता हो कि जो V/L है वो E के बराबर है और I/1 इसके बराबर है J के। जैसे ही आप रखोगे तो आपको मिलेगा धारा घनत्व, चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध, जिसे हम ओम के नियम का सदिश रूप भी कहते हैं या फिर ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि ओम के नियम के सदिश रूप से संबंधित या फिर ओम के नियम के सूक्ष्म रूप से संबंधित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि कॉपर के 2 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, जबकि उसकी चालकता तो 6.25 गुणा 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, और उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर की है। तो देखो हमसे पूछा क्या गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जबकि हमें विद्युत धारा का मान बता रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता रखा है और साथ ही उसकी चालकता बता रखी है। तो उसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं वो है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या फिर कहें ओम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप तो वैसे ये बताता है कि धारा घनत्व उस दिशा में होता है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका परिमाण चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो परिमाण हैं उनके गुणनफल से मिलता है। तो धारा घनत्व हम निकाल सकते हैं कि जो भी विद्युत धारा है उसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कर दें विभाजित, हमें मिल जाएगा धारा घनत्व। तो धारा कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर की, और उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमें डालना है मीटर स्क्वायर में। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करोगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, उसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब धारा आ गई एम्पियर में, क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर में। तो अब ये हमारे SI मात्रक में परिवर्तित हो गए, तो कोई समस्या नहीं है। चालकता दे रखी है SI मात्रक में कितनी, 6.25 गुणा 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता करना है। 6.25 का जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा तो 12.5 हो जाएगा, और यहां क्या बनेगा 10⁻1, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻1, और बटे में कितना 12.5। ये आपको क्या देगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि 10⁻1 का गुणनफल 1 से हो रहा है, और 1 को जब आप 12.5 से विभाजित करोगे तो पूरा ये 8 बार विभाजित होगा। कैसे, पहले इसको आप दशमलव लगा करके 10 में परिवर्तित कर लो, और 0 लगाने के बाद जैसे ये 100 में परिवर्तित होगा तो 12.5 से ये जो 100 होगा वो आपका 8 बार कट जाएगा। तो 0.08 गुणा 10⁻1 वोल्ट प्रति मीटर कह लो या फिर न्यूटन प्रति कूलाम कह लो, दोनों ही मात्रक हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और अगर आप इसको वैज्ञानिक रूप में लिखना चाहते हो तो आंसर आ जाएगा 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में होगी जिस दिशा में धारा घनत्व होता है, और धारा घनत्व उस दिशा में होता है जिस दिशा में हमारी धारा प्रवाहित हो रही होती है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये तो समझ में आ गया कि ओम के नियम को सदिश रूप में या फिर सूक्ष्म रूप में किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी किसी चालक तार से हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, और बैटरी लगाने से पहले उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं हो रही होती है। मतलब अनुगमन वेग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से पिक्चर में आता है। अगर आप ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो।